हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एग्जेम्प्टेड परक्विजिस्ट के बारे में। हमने एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया था। क्लबिंग ऑफ इनकम, या सारे लगभग जो मेन टॉपिक थे सारे हमने कर लिए थे, कवर अप कर लिए थे। 2-4 टॉपिक और रहते हैं इनकम टैक्स के। तो ओके, लेट्स वी स्टार्ट विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, फर्स्टली हम जानते हैं परक्विजिस्ट होती क्या है। तो देखो, परक्विजिस्ट क्या होती है, आपको सैलरी है, वेजेस है, इसके अलावा आपको जो भी आपको फैसिलिटी वगैरह मिलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परक्विजिस्ट। ठीक है। परक्विजिस्ट में बी डिफाइंड एज एनी कैजुअल इमोल्यूमेंट और बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजिशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। यानी आपको सैलरी और वेजेस के अलावा जो भी आपको मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परक्विजिस्ट। ठीक है। परक्विजिस्ट को सेक्शन जो 17(2) यानी 17(2) में डिफाइन किया गया है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री कंसेशन, रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, यानी जो रेंट अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो इसमें आता है। एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विच वाज एक्चुअली पेबल बाय द असेसी। ठीक है। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, एम्निटी ग्रांटेड फ्री और एट कंसेशन रेट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यानी ये सारी जो फैसिलिटी है वो इसमें आती है। ठीक है। अब आते हैं द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वीट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशन रेट टू असेस। ये भी आ जाते हैं। मान लो एम्प्लॉयर है, आपको शेयर्स वगैरह फ्री के अंदर इशू कर रहा है, किसको, एम्प्लॉयज़ को, या बहुत कम रेट पर आपको इशू कर रहा है, तो ये भी एक तरह से किसका एग्जाम्पल है, परक्विजिस्ट का। अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसी। असेसी के बिहाफ पर वो जो सुपर एनुएशन फंड्स वगैरह के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन, एम्प्लॉयर, तो ये भी क्या एक तरह से फैसिलिटीज़ है। द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट है और एमनिटी एंड में भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो जो आपको जो अदर बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, जो फैसिलिटी मिल रही है, उसको वो भी इसमें आ जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिस्ट कैसे निकालोगे? एज ए जनरल रूल द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिस्ट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयज इज इट्स कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। ठीक है। हाउएवर स्पेसिफिक रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सर्टेन परक्विजिस्ट हैव बीन लेड डाउन इन रूल 3 ऑफ IT रूल है। ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स है वो बनाए गए हैं। दीज आर ब्रीफली गिवन बिलो, इसको बताया गया है। अच्छा, अब हम जानते हैं वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द वैल्यू ऑफ द परक्विजिस्ट इज द लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए जो परक्विजिस्ट की वैल्यूज़ होती है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, एज रिड्यूस बाय द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम देखें तो वैल्यू परक्विजिस्ट इज अमाउंट इक्वल टू द 15% ऑफ सैलरी इन सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख। ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना। अगर देखो, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी तो डिटरमाइन कौन करेगी, उनकी तो डिटरमाइन गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो अगर पॉपुलेशन का साइज है उस एरिया के अंदर 25 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी का 15%। ठीक है। अगर पॉपुलेशन का एरिया 25% से ज़्यादा है तो ग्रोस सैलरी का 15%। और अगर पॉपुलेशन का एरिया, अगर जो पॉपुलेशन का साइज है वो 20 जो अगर मान लो 10% ऑफ सैलरी इन सिटीज़ वेयर पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस इज एक्सीडिंग 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, यानी 10 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो उस केस में कितना हो जाएगा, 10% ऑफ ग्रोस सैलरी। और उसके बाद अगर आता है एंड
उसके बाद 2000 सेंसर इन एक्सीडिंग 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख एंड 7.5% ऑफ सैलरी इन एरिया वेयर पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस इज 10 लाख और बिलो। अगर 10 लाख से कम है पॉपुलेशन के एरिया तो 7.5%। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, अगर 25 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन तो ग्रोस सैलरी का 15% है, और अगर पॉपुलेशन का जो एरिया है वो 25 लाख तक है और 10 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है तो उस केस में 10% ऑफ ग्रोस सैलरी, और अगर 10 लाख बराबर है या 10 लाख से कम है पॉपुलेशन एरिया तो 7.5% ऑफ ग्रोस सैलरी। ठीक है, तो ये एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड होगी। इन केस द एकोमोडेशन प्रोवाइड इज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर बट इन टेकन ऑन लीज और रेंट है, द वैल्यू ऑफ द परक्विजिस्ट वुड बी इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर्स और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो आपको मेनली इन 3 केस को याद रखना है कि अगर पॉपुलेशन का एरिया 25% है, 10% है या फिर 10% से कम है, 10 लाख से कम है। ठीक है, तो उसके बाद हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो द वैल्यू वुड बी द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन एज कंप्यूटेड अबोव इंक्रीज बाय 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, देखो अगर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है तो वो तो सिंपल है जैसे हमने पिछले में निकाला था, लेकिन अगर वो फर्निश्ड एकोमोडेशन है मतलब वहाँ पर फर्नीचर्स वगैरह की फैसिलिटी है, फर्निश्ड है वो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटेड वैल्यू है उसको 10% से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाय 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर या अदर गैजेट्स वगैरह भी अवेलेबल है वहाँ पर। तो in case such furniture is hired from a third party, the value of unfurnished accommodation would be increased by the higher charges payable by the employer। देखो अगर आपने तीसरी पार्टी से लिया है तो जो रेंट है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो जो एम्प्लॉयर ने ही आपको प्रोवाइड कराया है तो क्या वो जुड़ जाएगा, उसके अंदर जो 10% है उसकी वैल्यू का। ठीक है, तो इंक्लूडिंग अगर 10% द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का वो जुट जाएगा। हाउएवर एनी पेमेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर टुवर्ड द अबोव वुड बी रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट। ये कहता है कि अगर एनी पेमेंट है जो एम्प्लॉय से रिकवर्ड की गई है उसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे इस अमाउंट में से। वैल्यू ऑफ होटल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर मान लो होटल वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, उसमें तो क्या था, रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो अगर मान लो होटल्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो क्या करेंगे, तो वैल्यू परक्विजिस्ट अराइजिंग आउट ऑफ द अबोव वुड बी 24% ऑफ सैलरी और द एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू दी होटल विच एवर इज़ लो। ठीक है, तो दोनों में से कम होगा, या तो 24% सैलरी है या जो एक्चुअल चार्जेज है होटल में जो चार्ज किए जा रहे हैं वो है, तो जो दोनों में से कम होगा उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। दी अबोव would be reduced by rent actually paid or payable by the employees है। It may be noted that no perquisite would arise if the employees is provide such accommodation or transfer from one place to another for the period of 15 day or less है। तो अगर मान लो 15 दिन से कम के लिए है, इट मे बी नोटेड कोई भी परक्विजिस्ट अराइज नहीं होगी अगर एम्प्लॉय कोई एकोमोडेशन या जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक 15 दिन तक या 15 दिन से कम के लिए है, उस केस में। परक्विजिस्ट ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर मान लो मोटर कार वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही तो उस केस में क्या होगा, तो 1 April 2008 of the employer providing such facility to employees is not liable to pay fringe benefit tax। The value of such perquisites shall be, अगर मोटर कार है, आपने जो कार है इज़ ओन्ड और लीज्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर उसने मतलब ओन लीज वगैरह पर ली है, ठीक है, अगर देखो फर्स्ट केस आता है यूज़ एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस पर्पज, अगर वो ऑफिस पर्पज के लिए यूज़ करता है तो इफ़ द कार इज़ यूज्ड फॉर ओनली ऑफिस पर्पज इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। देखो अब जो कार है वो ओनली ऑफिस के लिए यूज हो रही है, भाई एम्प्लॉय अपने काम के लिए तो यूज़ कर नहीं रहा है, तो वो क्या होगी, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि वो ऑफिस के काम के लिए यूज़ हो रही है। यूज़ फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज़, अगर दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी यूज हो रही है और पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रही है, तो इफ़ द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़, अगर मान लो जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बियर्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर मान लो एम्प्लॉयर है वो बियर कर रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो क्यूबिक कैपेसिटी विद इन, अगर मान लो 1.6 लीटर तक क्यूबिक कैपेसिटी है तो 1800 पर मंथ
प्लस 900 किसके हो गए, ड्राइवर के। और अगर क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 2400 पर मंथ, और जो 900 है वो किसके हो जाएंगे, 900 पर मंथ ड्राइवर के, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा। इफ़ रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर वो एम्प्लॉयज़ खुद ही बियर कर रहा है, उस केस में क्या होगा, तो क्यूबिक कैपेसिटी विद इन 1.6 लीटर 600 पर मंथ, मतलब क्या है, अगर उस केस में तो क्या था, एम्प्लॉयर बियर कर रहा था, यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी खुद ही बियर कर रहे हैं, तो 600 पर मंथ, और जो ड्राइवर है उसके जुड़ जाएंगे। और अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो 900 पर मंथ प्लस 900 किसके जुड़ जाएंगे, जो ड्राइवर के हैं, ठीक है। यूज़ फॉर पर्सनल पर्पज, अगर पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ की जा रही है तो इफ़ द कार इज यूज्ड फॉर ओनली पर्सनल पर्पज इट विल बी फुली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय रिस्पेक्टिव ऑफ द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन। तो अगर मान लो जो एम्प्लॉय है वो खुद ही अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर रहा है तो एम्प्लॉय के हाथ में फुली टैक्सेबल होगी, ओके। द टैक्सेबल वैल्यू इज एन अंडर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार प्लस ड्राइवर की सैलरी ऐड कर देंगे, प्लस जो नॉर्मल वियर एंड टीयर क्या होता है, जो सामान्य टूट फूट होती रहती है ना, छोटी मोटी जो टूट फूट होती रहती है वो 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मोटर कार, एंड लेस कर देंगे एनी चार्ज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, यानी जो भी चार्ज है वो एम्प्लॉय के द्वारा रिकवर्ड किए गए हैं उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद आता है यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज, यानी दोनों पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ रनिंग एंड मेंटेनेंस अगर मान लो एम्प्लॉयर कर रहा है तो क्या होगा, दोनों पर्पज के लिए यूज़ कर रहा था, पहले में तो क्या था, वो ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा था, ठीक है। अब क्या है, अब वो किसके लिए यूज़ कर रहा है, दोनों के लिए यूज़ कर रहा है, ऑफिस के यूज़ के लिए भी और पर्सनल के यूज़ के लिए भी। तो क्यूबिक कैपेसिटी अगर 1.6 लीटर है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस में से हम लेस कर देंगे 2700 पर मंथ। और अगर क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीडिंग हो जाती है 1.6 लीटर से तो क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 3300 जो 100 है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। If employees own any other automotive convenience but running and maintenance is reimbursed by the employer, अगर मान लो रनिंग है जो मेंटेनेंस है वो एम्प्लॉयर के द्वारा बियर कराए जा रहे हैं, बियर करता है एम्प्लॉयर, खुद ही बियर करता है, और जो एम्प्लॉयज़ है वो और भी कुछ ऑटोमेटिव वगैरह है वो मतलब ओन पर मतलब ले रहा है, उधार ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यूज़ एक्सक्लूसिवली फॉर जो ऑफिशियल पर्पज, अगर वो ऑफिशियल पर्पज के लिए है तो इफ़ द कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए है तो देखो, अगर इफ़ क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन इज विद इन 1.6 लीटर, अगर 1.6 लीटर तक उसकी कैपेसिटी है और ऑफिस पर्पज के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। और यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस इज कॉस्ट रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा वो क्या हो रहे हैं, बियर हो रहे हैं। तो अगर क्यूबिक कैपेसिटी 6 लीटर तक है, 1.6 लीटर तक है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 900 पर मंथ लेस कर देंगे, और क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इस केस में वो अप्लीकेबल नहीं होगा। परक्विजिस्ट अराइजिंग आउट ऑफ सप्लाईज ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर है, तो दिस सेल बी डिटरमाइन एज द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एजेंसी सप्लाइंग द सेम है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू डिटरमाइन की जाती है तो दिस shall be determined as amount paid by the employer to the agency supplying the same if the supply is from employer own, अगर employer अपने खुद के resources से जो गैस वगैरह इनकी सप्लाई कर रहा है तो the value of perquisite would be the manufacturing cost per unit incurred by the employer, तो however any payment received from the employees toward the above would be reduced from the amount। तो इस केस में क्या होगा, जो भी अमाउंट एम्प्लॉय से आपने रिसीव की है इसको क्या कर दोगे, आप लेस कर दोगे, ठीक है। तो क्या है, दिस सेल बी डिटरमाइन एज अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एजेंसी सप्लाइंग दिस सेम, अगर सप्लाई है वो एम्प्लॉयर है वो खुद के रिसोर्सेज से दे रहा है, ठीक है, तो दी वैल्यू ऑफ मतलब ओन रिसोर्सेज अपने खुद के रिसोर्सेज से दे रहा है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिस्ट वुड बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो इस केस में क्या होगा, जो पेमेंट रिसीव की है अपने एम्प्लॉय से उसको आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे।
उसके बाद आता है फ्री कंसेशन एजुकेशनल फैसिलिटी अगर दी जा रही है, वैल्यू ऑफ द परक्विजिस्ट वुड बी द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर मान लो एजुकेशनल फैसिलिटी वगैरह दी जा रही है, उस केस में क्या होगा, इफ़ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर मान लो किसके हैं, वो एम्प्लॉयर के हैं, तो द वैल्यू वुड बी नील and if the value of benefit per child is below rupees 1000 per month or else the reasonable cost of such education in similar institution in or the near locality। ठीक है, तो कितने तक मतलब जो बेनिफिट होंगे वो, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो किसके हैं, एम्प्लॉयर के हैं, तो वैल्यू वुड बी नील, और इफ़ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड इज़ बिलो रुपीज़ 1000 पर मंथ तक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, नील हो जाएगी। और रीजनेबल कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर दी लोकेलिटी, उस केस में क्या होगा, द फ्री कंसेशन जर्नी प्रोवाइडेड बाय एन अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन कैरेज ऑफ पैसेंजर और गुड्स है, मतलब जो पैसेंजर्स वगैरह है, गुड्स वगैरह को जो लाने ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो द वैल्यू ऑफ परक्विजिस्ट वुड बी द वैल्यू एट विच सच एमनिटी इज ऑफर टू जनरल पब्लिक एज रिड्यूस एनी अमाउंट, यानी जो आप जनरल पब्लिक से रिसीव कर रहे हो उसको आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। If recovered from the employees, however, these provisions are not applicable to the employees of an airline or railway। लेकिन जो एयरलाइन हो गई या रेलवे हो गई उसके ऊपर ये वाले जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्रोविज़न फॉर स्वीपर, जो स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है और पर्सनल अटेंडेंट है, तो द वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ एनी ऑफ दिस शैल बी एक्चुअल cost borne by the employer in this respect as is reduced by the amount paid by the employer for such service। तो जितनी उन्होंने जो पे किया है उसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, एंड cost to the employer in respect to the above will be salary payable। वैल्यू ऑफ सर्टेन अदर फ्रिंज बेनिफिट, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशन लोन हो गए, तो द वैल्यू ऑफ परक्विजिस शैल बी एक्सेस ऑफ द इंटरेस्ट पेबल एट प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट ओवर if any actually paid by the employees or member household, the prescribed interest rate would be the rate charged by the State Bank of India first days of the relevant previous year in respect of loan of the same type and for same purpose advanced by it to general public, perquisite is to be calculated on the basis of maximum outstanding monthly balance method। ठीक है, however loans up to ₹20,000 loans for medical treatment specified in the rule 3A are exempt provided the same are not reimbursed under medical insurance। वैल्यू ऑफ फ्री मील, ठीक है, उसमें मतलब जो आपको फ्री जो भोजन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, तथा परक्विजिस्ट वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री फूड्स एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, नॉट लाइबल टू पे एनी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, उस पर टैक्स वगैरह पे करने के लिए लाइबल नहीं है। टू एन एम्प्लॉयर शैल बी द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द employer as reduced by the amount paid or recovered from the employee for such benefit or amenity। However, no perquisite value will be taken if foods are not alcoholic beverage। ठीक है, तो उस केस में कोई नहीं होगी वैल्यू। आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर एंड सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर रूल 3(7) आर सेटिस्फाइड। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर्स हो गए, तथा परक्विजिस्ट वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर और टेकन इन ल्यू ऑफ विच सच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज और मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, नॉट लाइबल टू पे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, उस पर आप टैक्स वगैरह पे करने के लिए लाइबल नहीं होंगे। शैल बी द सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट वाउचर्स है, टोकन है। हाउएवर नो परक्विजिस्ट वैल्यू विल बी टेकन इफ द वैल्यू सच गिफ्ट इज बिलो 5000, अगर इससे कम है तो कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे इन द एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, द परक्विजिस्ट वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयज और एनी हाउस होल्ड मेंबर विच आर चार्ज टू ए क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, नॉट लाइबल टू पे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, तो उसके ऊपर आप फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं होंगे। विच आर पेड और रिम्बर्स्ड बाय द सच एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉयज शैल बी टेकन टू सच अमाउंट और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। हाउएवर नो परक्विजिस्ट वैल्यू विल बी टेकन इफ द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड wholly and exclusively for office purpose and certain condition are mentioned rule 3(7) are satisfied। उसके बाद आता है
Club membership provided by the employer. The perquisite value in respect of amount paid or reimbursed to an employee by the employer not liable to pay fringe benefit tax against the expenses incurred in any club of such employee or any of his household members shall be taken to such amount incurred or reimbursed by the employer as reduced by an amount paid or recovered from the employees or such account. However, no perquisite value will be taken if the expenditure is incurred wholly or exclusively for business purpose and certain condition mention are rule 3(7) are satisfied. ठीक है, तो अगर क्लब मेंबरशिप है वो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा. The value of any other benefit or amenity provided by the employer shall be determined on the basis of cost to the employer under an arm's length transaction as reduced by the employer's contribution. The fair market value of the specified securities or sweet equity share begin an equity share in a company on the date on which the option is exercised by the employer. ठीक है, in case where on the date of exercise of option the share is companies listed on a recognized stock exchange, the fair market value shall be average of the opening price and closing price of the shares on the date of the said stock exchange. In case where on the date of exercise of the option the share is the company is not listed on a recognized stock exchange, the fair market value shall be share in the company as determined by the merchant banker on the specified date. The fair market value of any specified security not begin any equity share in the company on the date on which the option is exercised by the employee shall be such value is determined by the merchant banker on the specified date है. ठीक है, a perquisite exempted from income tax. Some instance of the perquisite exempt from the tax are given below. Perquisite allowed outside India by government to a citizen India for रेंटिंग सर्विस आउटसाइड इन इंडिया, अगर इंडिया के बाहर दे रहा है वो. रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू ए जज और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है तो वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी. नो परक्विजिट सेल बी अराइज इफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशन लोन्स आर मेड अवेलेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट डिसीज इन द रूल 3(a) वेयर द लोन इज पेटी एंड नॉट एक्सीडिंग इन द एग्रीगेट ₹20,000 है. No perquisite shall arise in relation to expenses or telephone including a mobile phone incurred on behalf of the employee by the employer. ठीक है, मतलब क्या होगी, कोई भी perquisite arise नहीं होगी in relation to expenses और telephone including जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गए, incurred on behalf of employee, employee के behalf पर by the employer, employer के द्वारा एम्प्लॉय के बिहाव पर ये अराइज नहीं होंगे. ठीक है, तो ये थी हमारी जो एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स थी वो क्या क्या है. ठीक है, इसमें बारे में हमने पढ़ा था. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको टाइमली हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे. ओके, थैंक यू.